ओके क्लास, वी आर स्टार्टिंग। जिन लोगों को आना था आई थिंक वो आ गए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। हम लोग आप टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास है ये आपका। आई थिंक कुछ लोग न्यू भी हैं जो मॉर्निंग बैच से आए हैं, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट ने ये डिसाइड किया है कि अगर जो मॉर्निंग और इवनिंग बैच है, मॉर्निंग वाले इवनिंग में करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और जो इवनिंग वाले हैं वो मॉर्निंग में कर सकते हैं। ये आपको शायद पता होगा कि लिंक दोनों ग्रुप पे शेयर किया जा रहा है, मॉर्निंग वालों पे भी और इवनिंग वालों पे भी। दूसरी चीज़ ये है कि जो मॉर्निंग से आए हुए हैं उन बच्चों के लिए मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि हमारा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है, शायद आपका पीछे चल रहा होगा, तो आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है। कुछ नहीं समझ आता है तो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आप बीच में आके कि हमें तो आ ही नहीं रहा है, हमें तो पता ही नहीं है सर कहाँ चल रहे हैं क्या चल रहे हैं। क्लियर है बेटा? जो मॉर्निंग वाला है ये उनके लिए आई थिंक ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग वाले इकरा मलिक हैं और सामिया मलिक, और कौन है, सोफिया चौधरी, सुमरन निगार, और इनके अलावा और कौन है मॉर्निंग से? और कोई भी है? चार बच्चे हैं। एम आई ऑडिबल? यस हेलो। यस सर। सर। ओके। तो क्लास आपको एक लास्ट में हमने कल मीन्स परसों फ्राइडे में आई थिंक लिंक दिया था, जिसमें आपका फीडबैक के लिए, फीडबैक इन द सेंस कि आपका क्या रह रहा है और क्या डाउट्स हैं। तो जो अभी तक आपके फीडबैक आए हैं उसमें कुछ बच्चों ने बस दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में लिखा है, उसमें डाउट है, और एक इवेल्यूशन सिस्टम। है ना? किसने लिखा है? किसने लिखा है ये? सर दोनों टॉपिक हो गए हैं। नहीं, हो तो गए हैं लेकिन किसी को डाउट्स हैं शायद। एवेल्यूशन सिस्टम और एवेल्यूशन सिस्टम और दूसरा कौन सा था? इंक्लूसिव एजुकेशन का। अभी मैं बताता हूँ किसने दिया है मुझे। मेरे पास है रेस्पॉन्स शीट। हाँ, अनम अंसारी। अनम अंसारी हैं क्या यहाँ पे? सर मैंने बोला एक्चुअली मेरे टॉपिक्स हुए नहीं। नहीं, आप आप एब्सेंट होंगे अनम अंसारी। हम लास्ट में जब हमने प्रेजेंटेशन किया है उसमें हो गया है। इसके अलावा जेबा, जेबा हैं क्या यहाँ पे? जी सर। हाँ जेबा, आपको क्या दिक्कत है बेटा? क्या इशू है आपको बताओ। इंक्लूसिव एजुकेशन में थे नहीं आप जब लास्ट में प्रेजेंटेशन हुआ है? इंक्लूसिव एजुकेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम तो मैंने खुद कराया था। थे नहीं आप एक भी क्लास में? ओके, चलिए कोई बात नहीं। हमने नोट कर लिया है इसको। हम जब रिवीजन में इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो क्लास हम आपका शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा डिस्कशन हम आपके जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया उसमें कर लेते हैं। सबसे पहले सरफराज, ये आई थिंक 11 लोगों का था, जिसमें से 11 में से सब ने दिया भी नहीं है। 7 या 8 बच्चों ने प्रेजेंट किया था, जिसमें सरफराज, शाइस्ता, सूफिया, उमरा, अरीशा, एलिजा, सोएबा और जुबिया। ये थे ना? ये इनके अलावा किसी और ने दिया था? कोई रह तो नहीं गया जिसने प्रेजेंट किया था और मैंने नाम अनाउंस नहीं किया हो यहाँ पर किसी का? सर किस चीज की प्रेजेंटेशन? आप मॉर्निंग से हो सोफिया? जी सर। तो आपने नहीं किया है। इवनिंग वालों का प्रेजेंटेशन हुआ था, आपका नहीं हुआ था। तो बच्चे सरफराज हैं यहाँ पे? सरफराज सैफी? अच्छा, नहीं है सरफराज सैफी है, ये नहीं है। सर आप कुछ बोल रहे थे, मैं कनेक्ट नहीं थी। अच्छा, नहीं हम प्रेजेंटेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं सोएबा। जिन लोगों ने प्रेजेंट किया था उनका थोड़ा सा बताना था क्या कर सकते थे यस और सर। क्या उन्होंने अच्छा किया है। हाँ। जी ठीक। हाँ, तो सरफराज ने जो था, सरफराज का टॉपिक क्या था सरफराज आपका? एवोल्यूशन सिस्टम पर। इवैल्यूएशन सिस्टम का टॉपिक था।
जिसमें सरफराज ने प्रेजेंट किया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे सरफराज से, और वो ऑल ओवर सब कुछ ठीक रहा। बस थोड़ा सा ये था सरफराज, आप थोड़ा कंटेंट नॉलेज और इसको डेवलप कर सकते थे। आपने शायद कंटेंट नॉलेज बस इतना नहीं किया जो था। तो आप इसमें ये था कि थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा सकते थे और उसे अच्छे से रीड कर सकते थे। यस सर। दूसरा है ना, दूसरा शाइस्ता, शाइस्ता परवीन, शाइस्ता परवीन है, कौन है ये शाइस्ता जिन्होंने प्रेजेंट किया था? शाइस्ता परवीन। हाँ, शाइस्ता परवीन थी। इन्होंने जो प्रेजेंट किया, शाइस्ता आपका क्या टॉपिक था? सर टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड था शाइस्ता। हालांकि टाइम कम था, लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा किया शाइस्ता ने। और शाइस्ता के कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिन पे और काम किया जा सकता था। जैसे एक शाइस्ता आपने वर्ड यूज किया था, टोटल एजुकेशन, याद है? जी सर। हाँ, तो थोड़ा सा जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जितने कीवर्ड्स हैं आपके प्रेजेंटेशन में उनको अच्छे से करना होता है। उस पर आपके कमांड हो, आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। तीसरा, ठीक है, बाकी ऑल ओवर अच्छा था। सूफिया शाहीन, इनका जो यस सर। इनका जो टॉपिक था वो आई थिंक यशपाल कमेटी रिपोर्ट था। यस सर। इनका अच्छा रहा ऑल ओवर। और उमरा रजा का टीचिंग एड का था। अब उमरा रजा एक काम ये कर सकते, उमरा है यहाँ पे? उमरा रजा है क्या यहाँ पे? यस सर। हाँ, टीचिंग एड में उमरा आप ये कर सकते थे, यस सर। प्रेजेंटेशन में आप थोड़ा सा ये कर सकते थे। जब आप टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स बता रहे थे तो आप प्रेजेंट करने पर उनको मतलब प्रेजेंट करते कि ऑडियो ये होता है, वीडियो ये होता है और ऑडियो वीडियो ये होता है। क्योंकि हम सब वर्चुअली कर रहे हैं तो अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता था, है ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। बाकी आपका अच्छा था ऑल ओवर। अरीशा, उमरा, अरीशा अरशद का लर्नर और लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स था। अरीशा अरशद है? यस सर। हाँ, अरीशा ने अरीशा का भी ठीक था। ये अच्छा था, लर्निंग करेक्टर से। बस थोड़ा सा और इसको डिटेल में किया जा सकता था। एक्चुअली डिटेल में भी क्या कि हमारे पास वक्त कम था, तो ऐसे मोमेंट पे हमें क्या करना होता है, एक आपने सबने सुना होगा, गागर में सागर क्या भर देना, है ना। यस सर। यस सर। तो वहाँ पे ये काम होता है। एलिजा, एनसीएफ 2005। एलिजा, यस सर। एलिजा आपने खुद बनाई थी वो प्रेजेंटेशन या फिर हाँ कहीं से ली थी? सर, खुद बनाई थी, खुद मैंने कॉपी में लिखी थी। और अच्छा। आपका वाला वो वहाँ पे रखी थी प्रेजेंटेशन, और बताई जो थी अपने कॉपी में देख के, मतलब जो समझ के लिखी थी वही। अच्छा, ठीक है एलिजा, ऑल ओवर आपका अच्छा था प्रेजेंटेशन। आपने अच्छा किया, प्रेजेंट करने का भी आपका अच्छा तरीका था। थैंक यू सर। शोएबा जकी, इंक्लूसिव एजुकेशन। शोएबा जकी ने किया था इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा शोएबा जकी का। बस थोड़ा सा डिटेल्स में कुछ चीज़ें ऐड और करने की थी, कुछ एग्जांपल्स कम थे। शोएबा की हिस्ट्री थोड़ी सी कम थी। दूसरा, जूबिया ने लर्निंग डिसेबिलिटी पे दिया था। जूबिया है क्या यहाँ पे? यस सर। जूबिया, आई थिंक आपने वीडियो चलाया था ना? यस सर। हाँ, जुबिया आपका वीडियो चलाने का मुझे लगता है कि वो पर्पज़ नहीं था वहाँ पे। आप उसे स्लाइड बाय स्लाइड प्रेजेंट कर सकते थे। अगर आप उसको वीडियो को चला रहे थे तो आप उसे पॉज करके फिर एक स्लाइड को प्रेजेंट करते, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते, तो आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहता। वह ऑल ओवर आपका अच्छा था, आपकी कमांड अच्छी थी, जो आपका कंटेंट नॉलेज था वो भी अच्छा था। चलिए, बस इन्हीं लोगों ने दिया था, कोई और भी था भाई? और किसी का नहीं था ना? फजल अकबर साहब थे। फजल अकबर साहब हैं यहाँ पे? फजल अकबर हैं बट बोल नहीं रहे। चलिए, लेकिन उसने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में मैं भी दूंगा। हाँ, इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं। हम्म। वो बोल नहीं रहे हैं अभी। शायद हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो, बारिश हो रहा है। चलिए क्लास, हम आपका जैसा कि हमने बताया कि आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है।
और जहाँ तक जो रेस्पॉन्स शीट थी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि कुछ करवाना ज़रूरी है अलग से। दूसरा चीज़ ये बच्चे, अब आपके जो टॉपिक्स बचते हैं, अब आप मुझे डिसाइड ये करना है क्लास में कि आप क्या चाहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को क्लास को कंटिन्यू करा जाए या फिर कोई और सब्जेक्ट टच किया जाए। सर कोई और सब्जेक्ट टच करते हैं, क्योंकि हमारा साइंस वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यस और सर। इकोनॉमिक्स का भी नहीं हुआ। अच्छा, इकोनॉमिक्स का नहीं हुआ है, साइंस का नहीं हुआ है, और क्या नहीं हुआ है? सर और सर ऑलमोस्ट और सब पॉलिटी। तो हो गए हैं। पॉलिटी भी नहीं हुआ सर, इवनिंग में पॉलिटी। पॉलिटी भी नहीं हुआ। और अच्छा, मैं एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, फिर उसके बाद हम देखते हैं ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सिलेबस की, उससे डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन करा रहा है और हम क्या कर सकते हैं। और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। ये डीएलएड और बीएड का, डीएलएड का जनरली ये सिलेबस है और सब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, आप जानते हैं इसको, हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। 170 मार्क्स का होता है, बस थोड़ा सा जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। ये 170 मार्क्स का आता है, आपको 3 घंटा इसमें दिया हुआ होता है, 180 मिनट्स टोटल। और नेगेटिव मार्किंग मार्किंग का कॉन्सेप्ट होता है जामिया के अंदर। इसके अंदर हम बात करें, जनरल इंटेलिजेंस 30, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स। तो जनरल इंटेलिजेंस मींस वही रीजनिंग, और रीजनिंग के अलावा कोई कौन करा रहा है रीजनिंग? आरिश सर करा रहे हैं ना? यस जी सर। सर। चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड हम करा रहे हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स आई थिंक मुनाफ सर करा रहे हैं, आपको कौन करा रहे हैं? नो सर, अल्तमश सर। समझ सर। अच्छा, ओके। सर मुनाफ अल्तमश सर ही सर कर करा रहा रहे है। हैं। अच्छा, मुनाफ सर भी वो करा रहे हैं। मॉर्निंग वाला। और अच्छा मॉर्निंग अच्छा, वालों के नहीं करा मैं, रहे हैं। बेटा मैं इवनिंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग वाले अच्छा। प्लीज ओके आप सर। सुनते रहें। ठीक है, आप सुनते रहें, क्योंकि आपका अलग है। आप सिर्फ ऐसे समझिए कि आपके पास ये बेनिफिट दिया गया है आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से, बाकी ये है कि आपका कुछ ऐसा है नहीं। आप वहाँ पर करिए, यहाँ पर सुनते रहिए, कुछ चीज़ें अच्छे हो सकता है आपके काम आ जाए, इवन आएंगी आपके काम, क्योंकि आपको भी देना है ओके सेम ये। सर। ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स कौन करा रहा है? अल्तमश सर करा रहे हैं। अगर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो नेचुरल साइंस कराया है किसी ने? नो नहीं। सर। नो सर। नो सर। सोशल साइंस? यस सर। तो वो इसमें मुनाफा सर सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री बाकी है, बाकी सब कंप्लीटेड ऑलमोस्ट। हम्म। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री बाकी है। एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या है? सर वो भी सर बोल रहे थे सर 2-3 दिन एंशियंट में करवा हिस्ट्री अभी देंगे। टच नहीं किए हैं सर, कौन करा रहा है? सिर्फ मॉडर्न और मुनाफ मिडाइवल। सर सर। मुनाफ सर। अच्छा अच्छा, चलिए मुनाफ सर हो गए। मैथमेटिक्स सजुद्दीन सर करा रहे हैं। यस सर। यस सर। हम्म। और लैंग्वेज आई थिंक रजा सर करा रहे हैं आपको। यस सर। यस सर। तो बचता क्या है? नेचुरल साइंस का पोर्शन बचता है। सर एक क्वेश्चन था। सोशल साइंस में कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटी का पोर्शन नहीं हुआ, तो उनका बच रहा है, हमारा यस हो गया। सर, पॉलिटी बाकी है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स। पॉलिटी, एक मिनट रुकिए, इसके एक अलावा जो तो हिंदी मीडियम के मुझे हैं, रुके, हिंदी में रह गया एक, सर। अरे रुकिए यार एक मिनट। ये एक तो मुझे बताइए क्या क्या, एक तो सोशल साइंस में क्या आ रहा है? पॉलिटी सोशल साइंस में पॉलिटी और और इकोनॉमिक्स। बिल्कुल भी टच नहीं हुआ ये। नो सर। इकोनॉमिक्स सर ने थोड़ा सा पढ़ाया था, अच्छा, जो प्लानिंग चलिए। कमीशन है ना, उनके बारे में थोड़ा सा बताया था एक अच्छा क्लास में। अच्छा अच्छा, और हाँ। नेचुरल साइंस अभी बिल्कुल भी टच हुआ नहीं है? नहीं, नो वो सर। बिल्कुल भी नहीं। सर और एंशियंट हिस्ट्री भी है सर सोशल साइंस में, जो सर ने, नहीं हुआ मुनाफ है। सर ने बोला है वो हो जाएगा, 1 या 2 दिन लगेंगे। हाँ वो हो जाएगा, सर ने कहा है हाँ। कि वो हो जाएगा, पर अभी हुआ नहीं। बाकी सब हो जाएगा कंप्लीट हो बट चुका है ना? हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चल रहा है, मुनाफ सर पढ़ा रहे हैं, रजा सर पढ़ा रहे हैं, आदिश सर पढ़ा रहे हैं, ये साजुद्दीन सर पढ़ा रहे हैं, वो अपना देखेंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो चुका है। अगर आपको कोई इसमें ऐसा लगता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं इन चीज़ों में, मतलब कहीं पर भी वो शुरू नहीं हुआ है या फिर शुरू भी हुआ लेकिन ख़त्म हो गया, तो वो टच नहीं हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको हम शुरू कर दें। वैसे आपने स्लिप वो देखा होगा शेड्यूल, जो मॉर्निंग वालों के साथ मेरी क्लास है संडे में एसएसटी की, है ना? सर देखा था। ठीक है।
तो नेचुरल साइंस में क्या आता है? नेचुरल साइंस साइंस में सर सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यस सर, ये तीनों आएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज। और एनवायरमेंटल स्टडीज हो जाएगा। और क्या आएगा? डिजीज वगैरह। डिजीज आएंगी, एक मिनट मुझे चेक करने दो सिलेबस। इन्वेंशन भी। किसी के पास सिलेबस है? डिटेल सिलेबस है किसी के पास? नो सर, हमें जो मिले हैं उसमें नॉर्मली बस नेचुरल साइंस ही लिखा हुआ है। ये नहीं मालूम कि एग्जैक्ट कौन कौन चीज आएंगे, पर रज़ा सर ने कहा है कि बैक्टीरियाज, विटामिन ये सब आएंगे। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, उसमें था सारा कुछ, पता नहीं, अभी मैं देखता हूँ है या नहीं। तो फिर हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, ब्लूशन की बुक में है, तो एक बार अनम बताइए क्या है नेचुरल साइंस में। मुझे थोड़ा सा मुझे मिल नहीं रहा है वो डॉक्यूमेंट नेचुरल साइंस का। अगर नेचुरल साइंस का आपके पास कंटेंट हो, मींस जो आपका फ्रंट पेज हो, तो वो देख भेजो अरीशा ग्रुप पर। किसी और के पास है लुसेंट? देखो अपना नोट्स में अगर हो तो। मॉर्निंग वालों को कौन करा रहा है नेचुरल साइंस? सर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मुझे नहीं मिल रहा है। अरीशा आप, हाँ हाँ, अनम अनम सर अंसारी सर ग्रुप पे लुसेंट कर की दो। बुक में सर लुसेंट की बुक में एक एक जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो उनका एक एक पार्ट को खोल खोल के बता रखा है। मतलब जैसे फिजिक्स में क्या क्या पार्ट्स हैं और केमिस्ट्री मुझे में क्या सिर्फ क्या है, बायोलॉजी में क्या क्या है। मुझे सिर्फ वो चाहिए कि टॉपिक चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स है। अच्छा, आरिफ सर ने भेजा है, मैं देख नहीं पाया, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो पर्सनल, ये पे ग्रुप पे डाल दो, मैं देख लूंगा अभी यहाँ पे नेचुरल साइंस में। दूसरा रहा कि ये कि आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने में और इसका लेसन प्लान बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज आपकी कुछ कमेटी हैं जिसके अंदर कोठारी कमीशन एक है, आपने सुना होगा, कोठारी कमीशन सुना है? ये सर अभी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले जो था हाँ 5। हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक मिनट मुझे देखने दो क्या क्या है, मैं चेक करता हूँ एक बार। फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ, मोशंस, सर्कुलर, magnets, atomic and neutral physics, okay, chemistry, physical and chemical charges, corrosive, biology, living world, the cell and immune system. ओके, ये नेचुरल साइंस है, ठीक है। जनरल साइंस में ठीक है बच्चे, देख लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू अरीशा। अरीशा ने भी भेजा है कुछ। ओके ओके, तो क्लास हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करते हैं।
अभी क्योंकि मॉर्निंग वाले भी हैं तो वो भी पढ़ लेंगे। आपने सुना होगा कोठारी कमीशन। बेसिकली जो हायर कमिटीज़ और कमीशन है आपके सिलेबस में, जो जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में जो किया वो सूफिया ने आई थिंक यशपाल कमेटी को कराया था। Yes, sir. नेशनल एनसीएफ 2005 भी हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप एक तो एनपीई के बारे में थोड़ा सा जान लें, और इसके अलावा जो आपका कोठारी कमीशन है वो बहुत बहुत यूज़ होता है एजुकेशन पॉलिसीज़ में और कमेटी और कमीशन में। कौन सा? कोठारी कमीशन। और इसके अलावा एक है एनपीई, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जान लेंगे। फिर हम जो अगर देखते हैं आज के कुछ क्लास बचता है तो हम कंप्यूटर का पार्ट कवर करा लेंगे। ठीक है, कंप्यूटर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर साइंस ही है, तो कंप्यूटर में थोड़ा सा हम जान लेंगे, डेवलपमेंट इसकी सारी चीज़ें। तो क्लास हम शुरू कर रहे हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन नाम सुना? कोठारी कमीशन? ये सब किसी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में, तो वही। हाँ, ग्रुप में पूछा था किसी ने, लेकिन इंशाल्लाह हाँ। आज के बाद आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, बहुत इजी है। एक कमीशन है, जैसा कि नाम से ये बात ध्यान रखिए, जब भी कोई कमीशन होता है, कोई रिपोर्ट होती है, वो हमेशा जो उसका चेयरमैन होता है उस कमीशन का, उस रिपोर्ट का, उसी के नाम पे उसको रख दिया जाता है। एक जो कमीशन है, ये कोठारी कमीशन, इसको कहा गया 1964 टू 1966। 90 मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। यस सर। 1964 टू 1966। ये क्या था, किस लिए यूज हुआ, किस लिए लागू हुआ, इसमें क्या चीजें थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आई, ये कोठारी कमीशन था क्या? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, एक कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए से, जिसका नाम था नेशनल एजुकेशन कमीशन। और कौन सा, क्या नाम था? नेशनल एजुकेशन कमीशन। और ये जो पॉपुलर हुआ वो कोठारी कमीशन के नाम से हुआ। इसका रीज़न था क्योंकि इसके जो कमीशन के चेयरमैन थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह चेयरमैन कौन थे इसके? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी इस कमीशन के चेयरमैन थे, और इन्होंने इनका मकसद था, इस कमीशन को बनाने का मकसद था कि जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर जो वीकनेस है, जो सिस्टम की वीकनेस है, ये उसके अलावा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उनके ऊपर बात की इस कमीशन ने। ठीक है, उसी के ऊपर बात की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से बनाया गया इंडियन एजुकेशन सेक्टर में काम करने के लिए कोठारी कमीशन। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ इसके कीवर्ड्स रहे, कुछ इसकी रिपोर्ट्स रही, रिकमेंडेशन रहे, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो कोठारी कमीशन की जिसके बारे में हम बात करें तो कोठारी कमीशन वाज एन एड हॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर पॉइंट वाइज इसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे। आप चाहे तो इसको लिख सकते हो, मेरे हिसाब से इसको लिख ही लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आने वाले टाइम में। सबसे पहले कोठारी कमीशन वाज एड हॉक कमीशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉइंट है आपका ये, क्या मीनिंग है इसका, कोई बताएगा मुझे? आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। कोठारी कमीशन वाज एन एड हॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्या मीनिंग है इसका, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। एड हॉक क्या होता है? सर एडवोक जो मतलब सर एडवोक स्पेशल टीचर होते हैं ना सर, हाँ टीचर भी होते हैं ना। हाँ, टीचर होते हैं। तो क्या था ये हाँ, टीचर तो मतलब? वो टीचर के बदले में जो मतलब मेन होते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं, उनके बदले में उनको क्लास दी जाती है।
हाँ वो तो दी जाती है। एडहॉक जो कॉन्ट्रेक्चुअल रखे जाते हैं। हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल जो होता है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल, दो चीजें होती हैं, एक होता है एडहॉक, एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है एडहॉक और कॉन्ट्रेक्चुअल में? एलिजा बताइए आप तो सर एडहॉक अरेंज्ड टाइप होगा, प्री प्लान। प्री प्लान होगा और कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन नॉन प्लान होता है, कभी भी उठा के किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बताइए कोई और। जो मॉर्निंग वाले हैं वो भी अपना दे सकते हैं व्यूज़, ऐसा किसी पर पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। आप बताइए नेहा, एडहॉक जो और गेस्ट टीचर होते हैं हाँ दो चीज़ें एज हैं, अ गेस्ट, गेस्ट टीचर, एडहॉक। हाँ एडहॉक और गेस्ट एक होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अलग होते हैं। जब सर कॉन्ट्रेक्चुअल जो की बात कर, लिमिटेड टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टीचिंग के लिए आते हैं। ठीक है वो तो हो गए कॉन्ट्रेक्चुअल, बट एडहॉक कौन होते हैं? एडहॉक का क्या मतलब है, मैं जानना चाह रहा हूँ। एडहॉक ये जो इसमें टर्म यूज हुई है। बच्चे, एडहॉक का जो हिंदी मीनिंग है उसे कहते हैं तदर्थ। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक ऐसा सिस्टम बना देना, एक ऐसा स्कीम बना देना जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई पर्टिकुलर काम करना हो। अब एडहॉक का मतलब इसमें ये है कि जो कोठारी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ जरिए इंडिया के ज़रिए से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा एडहॉक कमीशन बनाया गया कि जिसका काम था यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को देखना। ठीक है, क्लियर है एडहॉक? यस सर। ओके। जो ये कमीशन फॉर्म हुआ वो 14 जुलाई 1964 में हुआ। 14 जुलाई 1964 में इसको फॉर्म किया गया। ठीक है, और एक था ऑन 29 जून 1966 कोठारी कमीशन वाज डिसॉल्व। ये बताइए ये क्या है? डिसॉल्व मीनिंग? सर ये फिर ये हो गया, मतलब ये फेल हो गया, इसको खत्म कर दिया गया। इसीलिए इसको जो कहा गया वो 1964 टू 66 कहा गया। ये जो बना 1964 में बना और 96 में इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक लागू है। ठीक है, कमीशन भले ही भंग हो गया हो, ख़त्म हो गया हो, तो लेकिन जो इसके रिपोर्ट्स हैं, जो इसकी फाइंडिंग्स हैं, वो अभी भी यूज़ की जाती हैं। जैसा मैंने बताया ये अंडर चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी में किया गया, जो कि उनके चेयरमैनशिप में इसको बनाया गया। जो चेयरमैन और उसके बाद वो चेयरमैन बने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको क्या कहा जाता है, यूजीसी। यूजीसी नाम सुना है? यस सर। क्या करता है यूजीसी? वही एग्जाम कंडक्ट कराता है बस किसी। बस एग्जाम कंडक्ट कराता है। सर नहीं और कुछ। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं ये इसके अंडर में आती है। जो भी अगर पॉलिसी वगैरह यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करनी है तो यूजीसी ही वो मतलब लेता है वो। हाँ, यूजीसी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और जिसका काम है जितनी भी हायर एजुकेशन पे बात की जाती है या फिर जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या पॉलिसी बननी है। अभी आपने देखा होगा कि जब कोविड का टाइम आया तो फिर थोड़े थोड़े केसेस कम होने लगे, कॉलेज स्कूल खुलने की बात करने लगी, तो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी थी वो कहती थी कि हम यूजीसी की गाइडलाइन पे काम करेंगे। अभी गाइडलाइन नहीं है ये यूजीसी की। बेसिकली एक संस्था है जो जितने हायर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रन करती है, उसके अंडर में ही आते हैं सब। ठीक है, तो दौलत सिंह कोठारी थे चेयरमैन कोठारी कमीशन के। जब ये कमीशन भंग हो गया उसके बाद वो यूजीसी के चेयरमैन भी बने। ठीक है, क्लियर? यस सर। इसके अलावा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो कोठारी कमीशन था वो छठा कमीशन था।
जो डील करता था एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, कौन सा कमीशन था ये, आ जाता है ये कभी कभी। तो सिक्स कमीशन इन कोठारी कमीशन वाज द सिक्स कमीशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट। बट पोस्ट इंडिपेंडेंट। यस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट जो ये पहला था कब, जो डील करता था एजुकेशन सेक्टर में। इन दोनों चीजों में मतलब समझो। Kothari Commission was the sixth commission in India post-independence, but it was the first commission mandated to comprehensively deal with the education sector of India. आप लोग नोट डाउन कर रहे हो या फिर सिर्फ देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? यस सर, लिख रहे हैं। नोट डाउन कर रहे हैं। इसमें कभी कभी पूछ लेता है ये। इस कमीशन के अंदर 20 मेंबर्स थे। ठीक है, 20 मेंबर्स का ये कमीशन था, ये पूरा एक ग्रुप था। The Kothari Commission had a core group of 20 members. और इसका काम क्या था? जो इन्होंने अपनी एजुकेशन पे बनाई, जो इनका जितना भी रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी वो इन्होंने सबमिट किया प्राइम मिनिस्टर को, है ना। लास्ट पॉइंट यही है आपका। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द कोठारी कमीशन ऑन 29 जून टू एमसी चांगला एंड देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कौन थे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उस वक्त 1966 में? सर अब्दुल कलाम। सर क्वेश्चन क्या है सर? 1966 में इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एमएचआरडी मिनिस्टर लिखा थी हुआ है एमसी चांगला। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे। कोठारी कमीशन क्या था, ये पॉइंट वाइज आपको मैंने लिखवाया है। कोठारी कमीशन एक एडहॉक कमीशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से इसको रन किया गया। 14 जुलाई 1964 में ये फॉर्म हुआ और डिसॉल्व होने का जो डेट था इसका वो 29 जून 1966 था। कोठारी कमीशन दौलत सिंह कोठारी के चेयरमैनशिप में बना, उसके बाद वो चेयरमैन बने यूजीसी के। कोठारी कमीशन इंडिया का सिक्स कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद छठा था, जबकि पहला था जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता था। डील किया उसने एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा जो कोठारी कमीशन की टीम मेंबर्स थे उसमें 20 मेंबर्स थे और इसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की वो 29 जून 1966 को एमसी चांगला को की, देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को की। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स थे। अब बात आती है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये क्यों बनाया गया था, क्या रीज़न था, क्यों इसको बनाया गया, इतनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेहनत करने की क्या ज़रूरत हुई। तो जो टीचर्स का बात की गई, जब उन्होंने देखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने देखा, तो यहाँ पे टीचर्स की जो टीचर्स एजुकेशन था, टीचर एजुकेशन समझ रहे हो? टीचर एजुकेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन वर पुअर एंड मेडिकोर। क्या मतलब है इसका? हेलो, क्या हुआ, सो गए सब? अचानक से यस सो सर। जाते हैं, सो जाते हैं क्या? नोट डाउन कर रहे हो इसको? यस सर, नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, करके बताइए मुझे करके बताइए। सर ये क्वेश्चन था।
हेलो हेलो अलीशा बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। सर एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन के लिए यूजीसी का मतलब यूजीसी गाइडलाइन बनाते हैं और स्कूल लेवल पे कौन गाइडलाइन बनाता है? किसके? सीबीएसई या फिर बोर्ड? ये तो अलग अलग बोर्ड होते हैं स्कूल लेवल कहीं पर। का भी बोर्ड। स्कूल लेवल पर तो अलग अलग बोर्ड होते हैं बेटा। सीबीएसई हो सर गया, आपकी आपका आवाज नहीं आ आईसीएसई। रही मुझे। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। अरीशा, आई थिंक आपका नेटवर्क इशू होगा, मेरी आवाज शायद क्लियर है। जो स्कूल लेवल पे काम करते हैं बच्चे, वो काम करते हैं। अगर हम बात करते हैं उस टाइम की बात करें हम हिस्ट्री में, तो एक कमीशन बना था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1953 में बना था। और ये डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के चेयरमैनशिप में ये बना था। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर यस हम सर। आज की बात करें तो स्कूल एजुकेशन उसका बोर्ड कंट्रोल करता है। सीबीएसई बोर्ड हो गया, आईसीआईसी बोर्ड हो गया, ये अलग अलग स्टेट बोर्ड है। यूपी बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड, अलग अलग वो कंट्रोल करता है स्कूल एजुकेशन को। और बोर्ड को ओके कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, है ना। दिल्ली के कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? दिल्ली स्टेट। मनीष सिसोदिया। और मनीष बिहार के? सिसोदिया। बिहार के? सर बिहार का बिहार का नहीं नहीं पता पता। मुझे। दिल्ली का पता है, बिहार का नहीं पता। सूफिया बिहार के होते हुए आपको। यूपी के ये कौन है? सब यूपी के कौन है? गाजी, आइडिया है कोई कौन है यूपी के? अच्छा ये बताओ कि फिर आपको दिल्ली का कैसे पता? सर दिल्ली में रहते हो, आपकी गाइडलाइन बहुत मतलब सर दिल्ली दिल्ली में में एजुकेशन। यहीं पर रहते हैं फिर, और फिर वो न्यूज में भी तो होते हैं ना वो बहुत। सर वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं मनीष सिसोदिया। हाँ, वो अपने काम की वजह से बहुत न्यूज़ में रहते हैं। वो इनिशिएटिव उनके अच्छे होते हैं, वो काम करते हैं। यस सर। और इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है अभी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? सर धर्मेंद्र प्रधान। मानसून। मनसुख मानसून नहीं 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 नहीं, कोई म- और है। कोई धर, और है। धर्मेंद्र प्रधान। हाँ धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान, यस सर। धर्मेंद्र प्रधान जो पहले यस पेट्रोलियम सर। मिनिस्टर थे, अब एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। और इनसे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल रमेश निशंक। पोखरियाल। ठीक है। सर ये डीयू के वाइस चांसलर भी थे। हाँ, सर एक चीज और पूछनी सर थी। ये एमसी चगला का पूरा नेम क्या होगा एमसी का? पता नहीं क्या है, रुक जा एक मिनट देख लूँ। सर एक अच्छा चीज ये जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दौलत सिंह है, ये कोठारी फर्स्ट हैं या अभी अभी तक हैं? बच्चे अभी तक इनके बाद कहाँ कोई से? बना है? क्या नहीं, वो तो तभी भंग हो गया ना, तभी डिसॉल्व हो गया ना ये कोठारी कमीशन। फिर कहाँ से रह गया कोई चेयरमैन? जी सर, मगर यूनिवर्सिटी कमीशन के तो है ना, इनका यूजीसी के नाम है ना। था, जो एमसी चांगला का नाम था मोहम्मद आदिल कारिम चांगला। मोहम्मद अली, सॉरी, मोहम्मद अली करीम चांगला। सर। हाँ जी, हाँ जी। सर यहाँ पे आपने कौन सा पॉइंट है ये मतलब ये थर्ड फोर्थ पॉइंट है कि जब हाँ, ये कोठारी कमीशन फ्लॉप हो गया उसके बाद यूजीसी चला। सर ये यूजीसी पहले से ही था या फिर कोठारी खत्म होने के बाद यूजीसी बना है? यूजीसी तो पहले ही था बेटा। यूजीसी यूजीसी तो ओके पहले सर। ही था। यूजीसी आपके सिलेबस में है नहीं। यूजीसी वरना 1962 में। है। और सर यूजीसी का नहीं, फॉर्मेशन यूजीसी नहीं आपका नहीं 1962 नहीं में। नहीं। फॉर्म तो हो गया था बच्चे 1945 में ही, है ना। लेकिन जो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड की गई वो 1947 के बाद की गई थी। बेसिकली जो इसने सर काम करना शुरू किया वो 1956 में, नवंबर 1956 में ये पूरी तरह से फॉर्म में आया था। हाँ जी। हम्म, बोलिए, आगे बढ़े क्या? नहीं सर क्वेश्चन सर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, बढ़िया आगे। सर आपने यूपी के कौन बताया, यूपी के कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? है। सर ने यूपी के बताया नहीं है, एजुकेशन सिर्फ पूछे मिनिस्टर। थे। यूपी के अच्छा ओके। एजुकेशन सतीश चंद्र द्विवेदी। सतीश। ऐसे नहीं है? यस यस। सतीश चंद्र द्विवेदी, वही वही सर यूपी के बिहार के? एजुकेशन मिनिस्टर।
अब बच्चे आप भी तो कर लो ये कुछ सर्च काम, ये कर लो जीके ना। की क्लास थोड़ी है ना। आप विजय कुमार चौधरी हैं बिहार के। महाराष्ट्र के बताओ कौन है, गोवा के बताओ, सबके बताओ, आप खुद चेक कर सर सकते हो ये कोई। वैसे जो अभी न्यू बने हैं मतलब वही आएगा ना, जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हीं से आ सकता है ना, वो पूरे स्टेट का आएगा, थोड़ी ऐसे कोई पूछेगा। स्टेट से नहीं आएगा, आएगा तो दिल्ली से आएगा दिल्ली से बस। आएगा, सब स्टेट का थोड़ी आएगा, कैबिनेट स्टेट का का। नहीं आएगा, आया तो जीके में आएगा, इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़े। यस सर। जी सर एक सर। केरला का भी आ सकता है क्योंकि वो भी बहुत गाइडलाइन में रहते हैं। जो भी पॉपुलर हैं, जो हाईलाइटेड रहते हैं, उनका आ सकता है। अब बात आई बेटा कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने बताया, जो स्टैंडर्ड था टीचर एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन मीन्स आप लोगों का, जो टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग होती थी, उनका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा पुअर और मेडिकोर था। मेडिकोर समझ रहे हो, मेडिकोर बहुत औसत दर्जे का था, इतनी कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती थी। दूसरा जो टीचर एजुकेशन थी, टीचर एजुकेशन समझ रहे हो ना आप, मैं जब टीचर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो किसकी कर रहा हूँ, टीचर्स की बात कर रहे हैं इसमें। बीएड और डीएलएड इनकी बात कर रहा हूँ, अच्छा। ठीक है। जो है ना, टीचर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी जी करते हैं जी जी, उनकी। ट्रेनिंग टीचर्स की बात कर रहा हूँ। तो जब ये कोठारी कमीशन को देखा गया, टीचर एजुकेशन पे बात की गई, तो वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, मेडिकोर थी, बहुत एवरेज थी। दूसरा ये, जो टीचर एजुकेशन को रखा जाता था उस वक्त, वो बहुत आइसोलेटेड रखा जाता था। अगर आपने जामिया में विजिट किया हो, कभी आप लोग आए हो, तो आपने देखा होगा टीटीआई बहुत आइसोलेटेड डिपार्टमेंट है, देखा है, यस यस सर। सर। बिल्कुल अलग थलग सा है, कैंपस से दूर, गेट नंबर 21 में। यस सर। ऐसा ही कुछ उस वक्त भी होता था कि जो टीचर एजुकेशन का था बहुत आइसोलेटेड रखा जाता था, कहता था ठीक है लेकिन इनको अलग ही रखें। जो मेन स्ट्रीम एकेडमिक लाइफ थी उनमें इंक्लूड नहीं किया जाता था। क्यों, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि ये माना जाता था, आज भी ये बहुत सारा मिथ है, स्टीरियोटाइप है, कि जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या बन सकता है, टीचर बन सकता है। टीचर बन कहते सकते हैं हैं। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो टीचर बन जाओ। तो ऐसा है कि टीचर बनना इतना आसान है आज के वक्त में? नो नो सर। सर। नो बिल्कुल भी सर। ऐसा नहीं। उसके लिए आप में ट्रेनिंग, आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होनी चाहिए, आपकी नॉलेज। तो दूसरा रीज़न ये रहा कि टीचर एजुकेशन को बहुत आइसोलेटेड रखा गया एकेडमिक लाइफ से। एकेडमिक, दूसरा ये, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस थे जितने भी उस वक्त पर, 1964 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त पर जब कोठारी कमीशन को फॉर्म किया गया, ट्रेनिंग कॉलेज जितने भी थे वो कॉम्पोनेंट स्टाफ से बहुत लेस थे, उनमें कॉम्पोनेंट स्टाफ नहीं था। किसी को भी, कोई भी ऐसे ही पढ़ा रहा था जो खुद टीचर नहीं है, वो जाके टीचर्स को ट्रेन कर रहा था। अगर मैं एक टीचर ट्रेनिंग नहीं किया हुआ होता, अगर मैंने मास्टर्स एजुकेशन में नहीं किया हुआ था, मैंने नेट नहीं किया हुआ होता, या फिर मैंने नहीं पढ़ा होता, तो क्या मैं पॉसिबल था कि आपको पढ़ा सकूं, मैं आपको चीज़ें बता सकूं जो मुझे नहीं आती हैं? ऐसा पॉसिबल था क्या? नो सर। नो सर। नो सर। है ना, ऐसा पॉसिबल था क्या? ये सुना निगाह, हेलो। नो सर। ओके। तो बच्चे, इसीलिए ये देखा गया कि जब 1964 में कोठारी कमीशन की बात की गई, तो वहाँ पे जो कॉम्पिटेंट स्टाफ था, जो कह सकते हैं स्किल्ड स्टाफ थी, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। तीसरा जो नेक्स्ट है, जो टीचर ट्रेनिंग थी इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। ट्रेडिशनल समझ रहे हो? यस सर, पुराने थे, जो पहले चल रहा था वही था। एग्जैक्टली। उनके लिए कुछ भी ऐसा कुछ न्यू पैटर्न्स के, कुछ अलग उनके लिए इनोवेशन की जाए, उनके कुछ टीचर्स के, जो टीचर एजुकेशन है उनके लिए कुछ अलग से किया जाए, वो सब नहीं था। आज के टाइम में आप देखते हो, आप लोगों ने अगर डीएलएड या फिर बीएड वगैरह में आपके फ्रेंड रहे हों, या आप कभी आपने ट्राई किया होगा, तो आए दिन उसमें आपके सेमिनार, आपके वर्कशॉप, आपका विजिट, सब कुछ अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर होने के नाते आपको बहुत ज़्यादा ओपन माइंड होना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा खुल के सोचना पड़ता है, आपको नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अप टू डेट रहना आपको बहुत ज़रूरी था।
तो जब 1964 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे देखा गया कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एजुकेशन थी, टीचर एजुकेशन की बात। जो पैटर्न्स थे वो एक पैटर्न्स बिल्कुल सेट पैटर्न था कि हाँ जी, अगर एक टीचर्स को तैयार करना है, बस लेसन प्लान बनवाने हैं तो लेसन प्लान ही बनवाने हैं, उनको अगर प्रेजेंटेशन करवानी है तो प्रेजेंटेशन ही करवानी है। बहुत रिजिड टेक्निक्स यूज़ की जाती थी और प्रैक्टिस की जाती थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब ये चीज़ें देखी गई, जब ये पॉइंट आउट किए गए, पॉइंट्स दिखे गए, और इंडिया में देखा गया कि डेफिशिएंसी है इंडियन एजुकेशन में, तब इसका मकसद हुआ टीचर एजुकेशन कोठारी कमीशन को बनाना। अब बात आती है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे कुछ। वो क्या क्या रहे होंगे, कोई बताइए मुझे, क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे? ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट बता दिए क्यों बना, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्या रहे होंगे? सर जो एजुकेशन है उसमें इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज को लाए होंगे। नहीं, देखो, कोई भी काम करने से पहले जब मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे कि उद्देश्य क्या है, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसी तरह से कोठारी कमीशन जब इंडिया ने सोचा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि हाँ कि कुछ ऐसा कमीशन बनाया जा सकता है, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखे होंगे। बिल्कुल सही बोला अरीशा ने, बेटर एजुकेशन मींस एजुकेशन को इन्हांस करना, है ना। कुछ ऐसे पॉलिसीज और गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सके, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे पैटर्न्स को इवॉल्व करना जो ट्रेडिशनल ना हो, है ना। और इसके अलावा जो इंडिया का एजुकेशन सेक्टर है उसको एग्जामिन करना हर एक एस्पेक्ट में। ये सारे पैटर्न रहे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट वन इज to provide policies and guidelines for the development of education in India. ठीक है, ये तो सिंपल है, समझने की कोई बात ही नहीं है कि पॉलिसीज और गाइडलाइंस को प्रोवाइड कराना जिससे कि एजुकेशन, इंडिया के एजुकेशन को डेवलप कर सके। आ जाएंगे तो ठीक है। Yes, sir. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज टू फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या मतलब हो सकता है इसका, बताइए। सर इसका मतलब ऐसा पैटर्न आया जो इंडिया में काम करे। हाँ, मींस इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कैसा जनरल पैटर्न को डिस्कवर किया जाए, इवॉल्व किया जाए, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर से और बेहतर होता चला जाए। अब आपने देखा कि अभी जो एजुकेशन, अगर हम टीचर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक पैटर्न है। पैटर्न कैसा है कि आप पहले एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस दे के बाद आपका सिलेक्शन होगा अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो, है ना। फिर कट ऑफ में आने के बाद आपको तैयार किया जाएगा, आपके क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद आपका टाइम टू टाइम आपके असेसमेंट के लिए प्रेजेंटेशन होगा, आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इसके अलावा आपको अपडेट रखने के लिए अलग अलग एडिशनल लेक्चर्स कराए जाएंगे, और आपको प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज देने के लिए आपके जो इंटर्नशिप है वो स्कूल्स में आपको भेजा जाएगा। तो ये एक पैटर्न है ना। तो एक ऐसा जनरल पैटर्न खोजना जो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सके, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव रहा कोठारी कमीशन का। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. थर्ड पॉइंट इज टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट इज टू एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सेक्टर।
बताइए एलिजा, क्या मतलब है इसका? एलिजा, परवीन, प्रवीण। जितने भी एजुकेशन जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसके बात कर रहे हैं क्या? नहीं, एवरी एस्पेक्ट मीन्स हर पहलू, जो भी जितने भी एजुकेशन सिस्टम के पहलू हैं उनको एग्जामिन करना, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे बच्चों की मेंटल स्किल्स की बात करें, बच्चों के हेल्थ की बात करें, इसके अलावा टीचर्स की बात करें, उनके उनका जो पे स्केल है उसकी बात करें, पैटर्न की बात करें, यानी कि जितने पहलू एजुकेशन को छू सकते हैं हर एक चीज़ की जांच करना, ये ऑब्जेक्टिव में से रहा कोठारी कमीशन के। ठीक है, कुछ भी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एडुकेशन हो, चाहे आपका सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड जो एजुकेशन सिस्टम को टच कर रहा है एस्पेक्ट है। ठीक है, इसमें ये बात कर रहे हैं। ठीक है, यस यस सर। तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं? कोई डाउट तो नहीं है, कुछ क्वेरी तो नहीं है? नो सर। हालांकि इसका जो अगर हम कोठारी कमीशन की बात की गई तो ये एजुकेशन सिस्टम की नहीं बात की गई थी। अब एजुकेशन सिस्टम में, हर एजुकेशन में आप जानते हैं हर एक एस्पेक्ट की बात की गई। जब हम टीचर एजुकेशन की बात करें, चाहे आपकी हायर एजुकेशन की बात करें, तो हर एक चीज को टच किया इसने। जब जब इसको डिवॉल्व किया गया, जब इसको भंग की गई कमेटी, तो हर एक चीज को इसने टच किया, सिर्फ सिवाय दो के। थी आपकी लॉ एजुकेशन, दूसरी थी आपकी मेडिकल एजुकेशन, उसको ये टच नहीं कर पाया था। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ऐसे कौन से फील्ड थे या एस्पेक्ट्स थे जिनको कोठारी कमीशन टच करने में असमर्थ रहा था। तो वो कौन से थे? मेडिकल एजुकेशन और और मेडिकल मेडिकल एजुकेशन और लॉ एजुकेशन, इनको टच नहीं किया था इसने। लॉ। लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट। सर सर कोई रीजन इन दोनों को टच न करने का? रीजन तो बहुत सारे होते हैं इसमें, ऐसा कुछ रीजन यही रहा कि टच नहीं कर पाए। हो सकता है कि वक्त की कमी रही हो सकता है कि उन्होंने ना करना चाहा हो, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया। आप समझ रहे हो एजुकेशन सिस्टम पे काम करने के लिए कितना काम करना पड़ा होगा। टोटल मेंबर कितने थे? 20। तो बहुत सारे रीज़न रह सकते हैं इसका, ऐसा कोई इसमें आइडेंटिफाइड नहीं है आपके सिलेबस में, ना मैंने पढ़ा है। ठीक है बच्चे, ये समझ आ गया? सर बीएड की कट ऑफ कितनी जाती है? कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रही हूँ। बीएड की कट ऑफ मतलब किस में? अभी कोठारी कमीशन पढ़ लो, इसमें बाद में ले लेंगे ये क्वेश्चंस, आपके जनरल क्वेश्चंस। अभी ठीक माइंड है। डाइवर्ट मत करो, कोठारी कमीशन पढ़ रहे हो, अपना माइंड यहीं पे रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके आगे भी देगा ये। लिख लिया सबने? यस सर हो गया। है ना? इसमें जो चार ऑब्जेक्टिव रहे इनके, एक ये कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए गाइडलाइन और पॉलिसीज़ प्रोवाइड कराना, एक पैटर्न सेट करना, उसके अलावा हर एक एस्पेक्ट की जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो उसके एग्जामिन करना। दूसरा ये जो लास्ट वन रहा, बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं कह सकते, ये इसका नोट में लिख सकते हैं आप, कि हर एक चीज़ को टच करने के अलावा भाई ये दो चीज़ों से अछूता रह गया, वो लीगल एजुकेशन था और मेडिकल एजुकेशन था। ठीक है, ये रहे ऑब्जेक्टिव।
जब इन्होंने कोठारी कमीशन ने पूरा जो टोटल मेंबर्स थे, इन्होंने इस पे बात कर ली, इसका बन गया ये, तो इन्होंने एट द एंड कुछ चीज़ें रिकमेंड की। रिकमेंड मीन्स उन्होंने कुछ विजुलाइज किया और कुछ वीकनेस देखी, और उसके अलावा कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के बाद 2 साल के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई और कहा गया कि मैं हम कुछ रिकमेंडेशन देंगे। तो ये टोटल 23 रिकमेंडेशन थी। कितनी थी? 23 रिकमेंडेशन। हाँ, तो मैं चाहूंगा वन बाय वन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी रिकमेंडेशन। जैसे एक रिकमेंडेशन मैंने बताया था कि जो टीचर एडुकेशन थी वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फॉर्म में थी, है ना। तो रिकमेंडेशन मीन्स कुछ सुझाव दिए, कुछ सजेशंस दिए कि आप अगर ऐसा नहीं करके ऐसा कर लिया जाए तो एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सकता है। तो मैं वन बाय वन चाहूंगा। आप लोग कितने हैं अभी? 23 हैं, 24 और 23 हैं। हाँ, 23 लोग हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूंगा वन बाय वन आप बताएं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक एक करके बता दो सब। अनम, बताइए क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं जो आपको लगता है। एक हम्म अरीशा, आप बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। हेलो सर, आई एम ऑडिबल? या यू आर। हेलो। अजीम, आप बताइए। अजीम, क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया भाई? रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूँ, ये 23 थी टोटल। कोई बताइए। अजीम नहीं बता रहे, मुशरा आप बताइए। सर हम्म टाइम वेस्ट मत कीजिए यार, जल्दी बताइए। टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग। टाइम तो एक तो वैसे भी नहीं होता है हमारे पास, 1.5 घंटा मिलते हैं। सर एजुकेशन सिस्टम सिर्फ टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड भी होना चाहिए। बिल्कुल। इन्होंने टोटल 23 चीज़ों को टच किया, एस्पेक्ट्स को टच किया एजुकेशन सिस्टम को लेके, जिनमें इन्होंने बात की गई डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में, कि क्या क्या डिफेक्ट्स थे, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए। एजुकेशन के जो एजुकेशन था उसके एम सेट किए जाएं। टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनको चेंज किया जाए, उसके बारे में बात की गई। टेक्स्ट बुक के बारे में इनको रिकमेंड किया। करिकुलम की बात की गई। एजुकेशनल स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड्स की बात की गई। फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की। एजुकेशन ऑफ वुमेन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, डिस्टेंट एजुकेशन, सेलेक्टिव एडमिशन, वोकेशनल एजुकेशन, education on moral and religion, university or autonomy, teachers education, adult education, university, administrative problem, work experience, higher education और evaluation। इन सारे ये 23 थे पूरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, ओके, ठीक है। ये टोटल 23 कुछ रिकमेंडेशन थी जिनको टच किया गया, जो कीवर्ड्स में थे। मैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, मैं लिस्ट कर रहा हूँ उनको यहाँ पे। 23 तो ये ऐसे नहीं आएंगे। कौन कौन से थे? फर्स्ट वन करिए आप, फर्स्ट वन लिख लीजिए। फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी। नहीं, वो इसमें बात नहीं की गई थी फ्री एजुकेशन में, वो बात की गई थी आरटीई में। वो आरटीई की बात की गई थी बच्चे, इसमें बात नहीं की गई थी। देखिए इसको, ये कोई रिकमेंडेशन थे।
अब मुझे आप बताएंगे इसके वन बाय वन एक जब हम लिख लेंगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सर ये सारा लिस्ट लिखना है? तो मैं इसीलिए रहा हूँ लिखने के लिए, लिख तो लेना चाहिए आपको। ओके सर। ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन का है ये, लेकिन आपको ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। हो जाए एक बार मुझे बताइए। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? नो सर। सर ये ऊपर रिवैम्प क्या लिखा है? रिवैम्प द एजुकेशन सिस्टम। किस में? सर ऊपर रिकमेंडेशन टू रिवैम्प द एजुकेशन सिस्टम। इन इंडिया। जी। The Kothari Commission had gave 23 recommendation to revamp the education system of India। क्या क्या है इसमें फिर? समझ नहीं आया क्या कह रहे हो तुम। सर रिवैम्प मीनिंग समझ में नहीं आया। रिवैम्प अच्छा अच्छा, रिवैम्प का मतलब होता है बच्चे सुधार, किन चीज़ों में सर सुधार किया जा सकता है। 23 चीज़ें ऐसे एस्पेक्ट को टच किया, ऐसे इनके बारे में टच किया कि इनमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो रिकमेंड किया कोठारी कमीशन ने। रिवैम्प माने होता है सुधार करना, इम्प्रोवाइजेशन, ये सब चीज़ होता है। ज़ेबा पूछ रही हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़ेबा इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा कोठारी कमीशन का, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर पूछ लेगा, कितनी रिकमेंडेशन थी, कुछ रिकमेंडेशन दे देगा और पूछ लेगा कि क्या ये तो जितनी रिकमेंडेशन थी उसमें लिस्टेड है या नहीं है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स थे जो रह गए थे, जो कोठारी कमीशन ने टच नहीं किए थे। इस कमीशन के चेयरमैन का नाम पूछ लेगा, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है इससे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा एजुकेशन सिस्टम में कोठारी कमीशन।
समझ आ रहा है ना बेटा कोठारी कमीशन? यस सर। क्या था, एक आइडिया तो लग गया होगा क्यों बात की गई कोठारी कमीशन की, है ना? यस सर। उमरा समझ आ रहा है? यस सर। सुमरा निकाल। सर हम्म, ओके। सोफिया चौधरी समझ आ रहा है बेटा? जी सर। ओके, हो गया। लिख लिए 23 कीवर्ड्स थे जिनको आसपास बेसिकली ये पॉइंट थे जिनको टच किया और बताया कि इनमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वन बाय वन जैसे मैंने बोला था इसको हम कुछ भी बता सकते हैं आपके इसमें सुधार, जो ये आपके पॉइंट्स हैं 23, इसमें किन चीज़ों को लेके किया गया होगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया डिफेक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, जो एग्जिस्ट करता था एजुकेशन सिस्टम में, उतने सारे डिफेक्ट्स थे, वो ट्रेडिशनल था, एक पैटर्न पर चला जा रहा था, है ना। दूसरा ये एम्स ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन के एम्स थे, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको चेंज करना। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग मेथड्स हैं उनमें कुछ और न्यू टीचिंग मेथड डेवलप करना या उन अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रोवाइज करना। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में क्या हो सकता है, इलाफ बताइए, टेक्स्ट बुक में क्या हो सकता है? शोएब आप बताइए। सर ड्राइंग करते हैं प्राइमरी स्कूल में, ड्राइंग करके वो सारी चीजें इंक्लूड करते होंगे। हाँ, मीन्स टेक्स्ट बुक जो हो आपकी यूजफुल हो, ना कि सिर्फ पेज से और कलर से भरी हो, बल्कि उनके अंदर कंटेंट भी बहुत लिमिटेड हो लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, है ना। शाजिया करिकुलम का बताइए। करिकुलम सब प्लान करें अकॉर्डिंग टू नीड, यस। जो एक इंस्टीट्यूट की जो स्टूडेंट्स की जिस एज पर स्टूडेंट्स हैं उनके एज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम की प्लानिंग करना। एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स, ये क्या है, मुझे बताइए, सामिया मलिक बताइए। एजुकेशन एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड्स क्या है? सरफराज आप बताइए। सर एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स में ये है कि जैसे 5th क्लास तक बच्चे होते हैं, 8th क्लास तक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हाँ, उस हिसाब जो से एक स्ट्रक्चर बनाना। हाँ उस हिसाब से एक करिकुलम डिज़ाइन करना, उस स्ट्रक्चर बनाना, एजुकेशनल स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड मीन्स जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें बात की गई दोनों चीज़ों की, इनबिल्ट भी और आउटबिल्ट भी। मीन्स जो स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग्स हैं स्कूल की, कॉलेजेस की बिल्डिंग्स हैं, इसके अलावा जो वहाँ का स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करना, ना कि सिर्फ ऐसा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ तक आज के टाइम में भी जहाँ टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, जिनके देखने में बाहर बहुत गंदे से लगते हैं, बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों की मेंटली जो मेंटली कहीं ना कहीं ये उसको टच करते हैं। तो इन चीज़ों को डेवलप करना। इसके अलावा फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है नेहा बताइए आप, नेहा वकील। नेहा वकील, नबी आप बताएं। इसका मतलब है जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप का, जैसे बच्चे हैं उन से उनको पढ़ाया जाए। नहीं, फिजिकल वो वेलफेयर इसमें ऑफ नहीं, वो इसमें नहीं है, स्टूडेंट। वो इसमें नहीं है। वो इंक्लूसिव एजुकेशन में आएगा। इसमें था फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, जाहिर सर सी ये बात है आप। स्पोर्ट्स वाला होगा सर हेल्थ ये। हेल्थ के हाँ, ऊपर, बच्चे की हेल्थ के ऊपर बोलते हैं। बच्चों के हेल्थ पे काम करना, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटीज में उसको एंगेज रखना, फिजिकल एक्टिविटीज का उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, गेम्स हो गए आपके, बहुत सारी चीज़ें पे बात की गई। एडुकेशन ऑफ वुमेन पे बात किया गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बात की गई,
सुमरन बताइए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है? गाइडेंस क्या होता है? सर ज्यादातर ये एग्जाम्स के टाइम पे दी जाती है। जरूरी नहीं है। एग्जाम्स के टाइम पे तो आप फिर वहां पहुंच गए कि जैसे ही एग्जाम्स शुरू होने वाले हों तो कोई भी एक पर्टिकुलर गाइड उठा के चले जाना सर के पास, तो सर बता दो इम्पोर्टेंट क्या है। सर वो मैं थोड़ी। बताऊँ क्या है इसमें? हाँ बताइए। सर गाइडेंस और काउंसलिंग का मतलब स्टूडेंट को गाइड करते रहना, उनकी काउंसलिंग वगैरह करते रहना, ताकि नॉलेज में पेरेंट्स के नॉलेज में भी रहे और टीचर की नॉलेज में भी रहे, इस लेवल पे है। बिल्कुल। मीन्स टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड प्रोवाइड कराना। अगर वो +2 में, फॉर एग्जांपल अगर वो 11th क्लास में, क्योंकि स्ट्रीम चेंज हो जाता है, वो 11th क्लास का हो जाता है जैसे 10th पास आउट करते हैं, तो अगर वो आर्ट्स की स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आगे जाके वो क्या क्या कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये गाइडेंस हो गया। काउंसलिंग मीन्स अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम फेस करें तो उसके किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम फेस आउट कैसे कर सकते हैं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, ये क्या है? इलाफ बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, ओ सॉरी, पॉइंट नंबर 10, प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। इलाफ शकील अहमद, आप हैं यहाँ पे? इकरा आप बताएं। क्या हो गया आपका, कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। सर गाजिया कोई जैदी, गाजिया जैदी यस सर। बताइए, प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, क्या क्या मीनिंग है इसका? सर इन इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, सुपरविजन से हम कोई कुछ वो करें, काम वाम करवाएं, कुछ ऐसा भी सुपरविजन, बच्चों स्टूडेंट को कुछ सुपरविजन दें तो उनमें कुछ प्रॉब्लम आए, उसको सॉल्व दूर करना, इंस्पेक्शन देना बच्चों को। सर एक हायर अथॉरिटी रहना चाहिए जो देखेगा, मतलब काम रहेगी, सुपरवाइज इंस्पेक्ट करेगा। जैसे कमेटी रहता है स्कूल के लिए देखने के लिए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है अभी आवाज? यस यस सर। सर। ओके। तो बच्चे, बात कर रहा था मैं, पॉइंट नंबर 10 जो आपका है, प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, तो इसमें क्या है, मुझे ये जानना था। सर एक हायर अथॉरिटी रहता है स्कूल को देखने के लिए, जैसे वो जो हायर अथॉरिटी होगा जो चेक करेगा स्कूल की काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, सब कुछ। हाँ, ऑल ओवर जो सुपरविज़न है एजुकेशन सिस्टम का, और जो इंस्पेक्शन होता है, जैसे आपको भी पता होगा कि जब स्कूल्स वगैरह में बात की जाती है तो उसमें इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आते हैं, कमेटी बनाई जाती है, तो उनको टच किया गया और बात की गई कि हाँ इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। 11 थ्री लैंग्वेज फार्मूला, ये कौन बताएगा? थ्री लैंग्वेज फार्मूला। ये सर रीजनिंग, ये होगा लैंग्वेज का होगा, हिंदी, हिंदी उर्दू इंटरनेट। और मीडियम जो होता है, तीनों मीडियम। सर सर एक थ्री लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज होता है और एक मदर और एक लैंग्वेज फॉरेन। एंड फॉरेन लैंग्वेज। थ्री लैंग्वेज फार्मूला पे बात की गई, डिस्टेंट एजुकेशन पे बात की, डिस्टेंस एजुकेशन पे। इसके अलावा सेलेक्टिव एडमिशन, वोकेशनल एजुकेशन,
education of morals and religion, university on autonomy, टीचर्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, यूनिवर्सिटी की पर बात की गई। यूनिवर्सिटी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, वर्क एक्सपीरियंस, हायर एजुकेशन और एवेल्यूशन पे ये 23 एस्पेक्ट ऐसे थे जिसको टच किया कोठारी कमीशन ने। ठीक है, क्लियर है? क्या हो रहा है? मेरी यस सर। आवाज़ नहीं आ यस रही सर। क्या? क्या हो रहा है नेटवर्क का आज मेरे भी? अभी ठीक है, आवाज़ आ रही है क्या मेरी? ये नहीं आ रही है? आ रही है। आ सर रही है आवाज तो सर। पहले से ही अच्छे से आ रहे थे, आपका अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम ठीक है। नहीं हो रहा। तो रिकमेंडेशन ये 23 एस्पेक्ट्स थे, ऐसे पॉइंट थे, तो उन पे बात की गई जो कोठारी कमीशन ने टच किया। इसमें क्या था सर? फर्स्ट दोबारा बता दीजिए। बच्चे डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम मींस जो उस वक्त एग्जिस्ट करता था, जिस वक्त सिस्टम था एजुकेशन सिस्टम, हमने बताया था कि ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो किया जाता था। एक अगर हम बात की हमने टीचर्स एजुकेशन की, तो वो आइसोलेट रखा जाता था और एक रिजिड फॉर्मेट था। तो उस पर डिफेक्ट्स उन्होंने दिखाया और कहा गया कि इनको दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने रिकमेंड किया कि इन्हें दूर किया जाना चाहिए। तो ऐसे टोटल 23 पॉइंट्स पॉइंट आउट किए गए और जिन पर बात की गई, इनको टच को लेकर उन्हें रिकमेंड किया गया कि ये सही हो जाए। ठीक है, ये 23 पॉइंट है टोटल। अब बात आती है, ये हमारे रिकमेंडेशन पॉइंट हो गए। अब इनको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो इनकी ब्रीफ डिटेल है, तो वन बाय वन इसको जान लेते हैं। फर्स्ट वन इज जो कोठारी कमीशन ने दिया, जैसे हमने बताया आरटीई का, शायद किसी ने बताया भी था। सबसे पहले जो डिटेल्स में बता रहा हूँ मैं, सबसे पहले बात की गई जैसे राइट टू एजुकेशन में भी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 14 एज to 6 6 टू 18 years। नहीं 6 से 14 साल तक। ये सर 6 6 6 से to 14 14। नहीं बच्चे, 6 से 14 साल तक के। इसमें बात की कि यस जो सर। जो 6 से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी करनी चाहिए। समझ रहे हो ना, दोनों चीज़ों में अलग डिफरेंस, फ्री और कंपलसरी। सर जो लर्निंग डिसेबिलिटी होता है उसका है 18 ईयर्स तक। जी हर किसी का है ये। क्या कह रहे हर हो, क्या बात किसी कर का। रहे हो? मुझे तो सर जिस जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए 18 ईयर्स एज तक है ना उनका फ्री एजुकेशन, मैं ये बोल रही हूँ। हाँ हाँ, वो बढ़ जाता है उनका। हाँ वो 6 to 14 years मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, 8 साल तक की बात की गई। अब 8 साल में बच्चा अमूमन 14 साल का ही होता है, क्योंकि 5 से 6 साल में उसका एडमिशन होता है फर्स्ट में, 14 साल तक हो जाता है। तो क्लास 8 तक की बात की गई, जिनका जो एज ग्रुप रहा वो 6 से लेके 14 साल तक रखा है। दूसरा लैंग्वेज पे बात की गई, चलो पहले इसको लिख लो। फर्स्ट वन इज ब्रीफ डिटेल्स, इसमें ब्रीफ डिटेल है ये। सर ये क्या लिखवा रहे हैं? ये डिटेल्स, ब्रीफ डिटेल्स, जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन रहा। रिकमेंडेशन में जो ब्रीफ डिटेल्स है उनकी कि क्या क्या बात की गई, जैसे हमने बात की गई, पहला पॉइंट टच किया कि लैंग्वेज, फ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई। उसके अलावा जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था, जी सर। मैं हेडिंग लिख देता हूँ। ठीक है,
लैंग्वेज की बात की गई, थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था स्टेट लेवल पर, और इसका मतलब था कि जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं उनमें हिंदी को प्रमोट किया जाए, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ये था थ्री लैंग्वेज फार्मूला। सेकंड में लिख लीजिए। दूसरा, इसमें जो बात की गई, मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर। ओके। जो कोठारी कमीशन में रिकमेंड किया गया कि जिस तरह से हम इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज प्रेफर किया जाता है, अब ये मुझे बताइए, जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है या ग्लोबल है? ग्लोबल है। ग्लोबल है। ग्लोबल। यस ग्लोबल सर। है। इंटरनेशनल है या ग्लोबल है? ग्लोबल है ये। ग्लोबल है। हम्म। इसी तरह से कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था संस्कृत को, कि जो संस्कृत है, संस्कृत को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और उसको प्रेफर, जिस तरह से इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम बच रहा है? 3 मिनट्स। डन। यस सर। इसके अलावा बच्चे जो, क्या बोल रहे हो? नहीं हुआ। करो जल्दी से। 10-15 मिनट क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं किसी को? सर मैथ्स की भी तो होगी। अच्छा अच्छा, yes. सर चलो आपने फिर स्टार्ट किया है तो थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए, जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ उसको। चलो, जब तक नहीं होता है तो तब तक देख लेते हैं। ठीक है। ये और जो इसका जो फोर्थ पॉइंट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये था कि जब 1964 में जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था उसमें टीचर्स के लिए फ्रीडम बहुत कम रखी जाती थी। टीचर्स खुद से कुछ भी रिसर्च करने के लिए उनको फ्री नहीं छोड़ा जाता था, कुछ भी फाइंडिंग्स देने के लिए नहीं किया गया था। तो कोठारी कमीशन ने कहा, रिकमेंड किया, सिफारिश की कि जो टीचर्स हैं, जो स्कूल लेवल पर टीचर्स हैं, जो हायर एजुकेशन लेवल पर जो मींस जो हायर एजुकेशन लेवल पर अपने सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ दिए जानी चाहिए, रहने से लेके उनके एकोमोडेशन, खाने पीने, सबके लिए। दूसरा, उन्हें प्रॉपर फ्रीडम दी जाए ताकि वो अपनी जो बच्चों के हैं, बच्चों पे अगर वो चाहें तो केस स्टडी करें, केस स्टडी करने के बाद उनकी कोई फाइंडिंग्स लेना चाहें तो फाइंडिंग्स कर सकें। मीन्स टीचर्स के लिए उन्होंने बात की गई कि टीचर्स को फ्रीडम दी जानी चाहिए और फैसिलिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था कोठारी कमीशन का। क्लियर है? यस सर। पॉइंट नंबर 5 इज, जो फिफ्थ पॉइंट था वो था सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, और इसके अलावा जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी एजुकेशन, जो ट्राइबल SC STs हैं, जो फिज़िकली और मेंटली डिसेबल्ड हैं, हैंडीकेप बच्चे हैं, उनको प्रमोट करना भी रिकमेंडेशन में शामिल था कोठारी कमीशन के।
डन। यस सर। इसके अलावा एक इन्होंने बात कही कि जो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए जो सबसे ज़्यादा तरक्की का एक सब्जेक्ट माना जाता है, वो कौन से सब्जेक्ट माने जाते हैं? तो किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए मैथ्स और साइंस। उन्होंने कहा कि हाँ, कि ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको स्टेट मीन्स कंट्री और स्टेट राज्य का इंटीग्रल पार्ट बना देना चाहिए। इंटीग्रल पार्ट मीन्स क्या होगा? मतलब जो छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए उसको, एटलीस्ट 10th लेवल पर। उन्होंने बात की गई कि कम से कम सेकेंडरी लेवल तक इंटीग्रल पार्ट बना देना चाहिए मैथ्स और साइंस को, कि कम से कम बच्चे को इतना तो आ जाए कि मैथ्स और साइंस से वो वाकिफ़ हो जाए कि क्या होती है चीज़। क्यों? क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा किसी भी नेशन की, किसी भी स्टेट की ग्रोथ होती है। ऊपर के 3 पॉइंट में रेज कर रहा हूँ बोर्ड से, तो इनको ऊपर लेके जा रहे हैं। पॉइंट 6 हमारा यही कहता है कोठारी कमीशन का, as science and maths are the integral part of the growth of any nation, the Kothari Commission recommended making maths and science an integral part of education. लास्ट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको लास्ट पॉइंट पे। आप एक काम कीजिए, ये लिखने के बाद और लास्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि कुछ रिजल्ट से कुछ फाइंडिंग्स थी, या फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लें, रिजल्ट्स को, कोठारी कमीशन की फाइंडिंग्स को। बताइए, अभी करना है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें? सर आप ये भेज दीजिएगा उस पे ग्रुप में, समझ तो आ गया। ठीक है, नहीं कुछ फाइंडिंग्स हैं, 4-5 फाइंडिंग्स थी, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में करने के बाद कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, आपका जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे, और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर में उसका फंडामेंटल ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और ये सब है, ज़्यादा आता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे GUI हो गया, आपका CD हो गया, DVD हो गया, इनका कुछ फुल फॉर्म्स है, तो हम कल इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास, आप इसको कर लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेड कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन थी जो डिटेल्स में आपको दी गई हैं। इसके अलावा जो फाइंडिंग्स थी, जो उनका रिजल्ट्स था, वो भी हम ब्रीफ डिटेल उसकी कल बात करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू। आज की क्लास को यहीं कर रहे हैं ख़त्म, क्योंकि आपकी क्लास है नेक्स्ट। सर हाँ जी, सर बता दीजिए। क्या सर बताएं? एक चीज पूछनी वो थी कट ऑफ आपसे। के बारे में मुझे पूछा था, MBA और B.Ed का दोनों का बता दीजिए। B.Ed और MBA आपने